दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग जैसा कि सारडिक में पिछले लेक्चर में हम लोग ले लिए थे, सारडिक का कुछ प्रश्न बनाए थे और आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए भी थे बनाने के लिए ना। आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। बहुत जरूरी है पढ़ना उसको, है ना। और उसी लेते हैं कुछ प्रश्न हम लोग, ठीक है, बिना समय गंवाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम बनाएंगे यहाँ पे और कुछ प्रश्न आपको एज ए होमवर्क देंगे। विश्वास है कि आप सभी भी बनाओगे उस प्रश्न को, ठीक है। बस जितना हम दे रहे हैं प्रश्न, या तो हम बना रहे हैं या तो दे रहे हैं, उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पैटर्न बस याद रहना चाहिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्लियर है। पैटर्न अगर याद रहेगा, किस पैटर्न का किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अगर मान लो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन दे दिए, तो मान समझ लो कि एक क्वेश्चन त्रिभुज के क्षेत्रफल से आएगा सारडिक में, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम बताए वही आएगा, लेकिन उस टाइप का आएगा, क्लियर है। तो एक एक टाइप के एक से अधिक 2-3 प्रश्न ऐसे हम आप लोग को देंगे, हम भी बनाएंगे, आप भी बनाओ, दोनों लोग बनाएंगे और प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, कल जहां तक बताए थे प्रश्न, उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ और लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ डिस्कशन कर लेते हैं पहले का, थोड़ा सा सारडिक का डिस्कशन कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, क्लियर है। पिछले लेक्चर में आप सभी पढ़े ही हो, तो बस थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करना है और कुछ नहीं करना है सारडिक में। सबसे पहली बात, सारडिक होता क्या है, तो आव्यूह का ही रूप है सारडिक। आव्यूह के संख्यात्मक मान को सारडिक कहते हैं। एक वर्ड में डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आव्यूह के संख्यात्मक मान को सारडिक कहते हैं। समझ में आई बात। चलो, तो ऐसा इस मॉड लगता है ना। अगर प्रसार करना हो तो कैसे करते हैं पता ही है। प्रसार करने के लिए या तो C1 के अनुदिश करेंगे, है ना, या तो C2 या तो C3 या तो R1 या तो R2 या फिर R3। किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अनुदिश ही प्रसार किया जाता है। और हम एक बात और बताए थे कि प्रसार तभी करना जब देखना कि वही वाला जिसके अनुदिश कर रहे हो उसमें कम से कम अवयव हो, मतलब गुणा करना आसान हो, है ना। वैसे तो आंसर सबका एक ही आने वाला है। और क्या बताए थे प्रॉपर्टी कि सारडिक में आप किसी भी स्तंभ को, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, कहीं भी आप हेर फेर कर सकते हो, सारडिक के मान में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्लियर। और तीसरी बात क्या बताए थे कि सारडिक केवल और केवल उन्हीं अवयवों का बनता है जो वर्ग अवयव होते हैं, जैसे 2x2, 3x3, है ना। 2x3 का कभी सारडिक नहीं बन सकता है, 3x2 का कभी सारडिक नहीं बन सकता है ना। ये सारी बातें डिस्कशन हुई थी। सारा एकदम वॉश करना है, माइंड को फिर से लाना है, इस पे रिफ्रेश करके, ये जो सारे पीछे चले गए ना, फिर घुमा के आगे लाना है, क्लियर। चलो, अब आगे अगर डिस्कशन करें और क्या क्वालिटी भाई था सारडिक पे, सारडिक का गुणा, गुणा बताया थे ना। जैसे मान लो यहाँ डिटरमिनेंट है, ये सारडिकों का गुणा तो नहीं है, अवयवों का है। चलो वो सारी बातें खत्म। तो इतनी बातें हुई थी, उसके बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए कुछ और प्रश्न हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और वो क्या क्या है एक एक करके लिखते चलते हैं और बनाते चलते हैं, क्लियर। तो देखो, एक प्रश्न है, जैसे कि कभी कभी क्या हर साल लगभग 2-3 सालों में हर बार एक प्रश्न सारडिक से जरूर पूछता है 2 नंबर का। वो ये होता है, देखो जैसे प्रश्न है, यदि शीर्ष 2,5, 2,-6, 5,4 और K,4, ठीक है, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, 35 वर्ग इकाई हो, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो अब K का मान हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का वर्टिसेस दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो हम लोग बहुत तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे। अब वो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश में भी निकालते हैं, याद है। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिकोणीय ज्यामिति में भी निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 11th में निर्देशांक ज्यामिति में भी निकालते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल सारडिक में भी निकालते हैं। समझ में आई बात। तो सारडिक में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं वो 100% त्रिभुज के ही हिसाब से निकालेंगे। तो याद रखना, यदि आपको सारडिक में निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2
है ना, 1/2 गुणे जो भी साइडिक है वो, है ना। बस इतना काम अगर कर लोगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आई बात। बस अब देखो यहाँ वर्टिसेस दिया है, ये मान लो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है ना। अगर इसको इसमें रखा जाए सजा के तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे x1 y1, x2 y2, x3 y3। एक बात बताओ, क्या ऐसा कभी साइडिक बनता है जिसमें 3x2 का मैट्रिक्स हो? नहीं, हमेशा ये वर्ग आवयव होना चाहिए। तो वर्ग आवयव बनाने के लिए हम एक नया वैल्यू यहाँ 1 1 1 लेकर चले आते हैं। इससे क्या होता है, ये 3x3 का मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। कभी भी अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन दे, बस ये काम करना। इसमें भी यही काम करना है बाबू। इसका मान कितना दिया है, 35, और कहा है कि k का मान निकालिए, है ना, x3 का मान निकालना है। निकाल सकते हैं, कैसे आएगा देखो, 1/2 करेंगे, मॉड करेंगे, मॉड के अंदर x1 y1 2 - 6 1, है ना, आगे 5 4 1, आगे k 4 1, कर लिए भाई, बराबर कितना है 35। ठीक है, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, बस इस सारणी को जैसे मन करे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं सारणी को सॉल्व करने के। या तो डायरेक्ट प्रसार कर दो, अगर इस पे कोई बाउंडेशन नहीं दिया है तो डायरेक्ट प्रसार कर दो, काम खत्म। और प्रसार किसके अनुदिश करेंगे, जो आसान हो, किसी एक स्तंभ या एक पंक्ति। इसमें देखोगे तो आप, आसान तो अभी लग रहा है, अगर मान ले तो ये आसान है, लेकिन हम इसे और भी आसान बना सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें, ये क्या है भैया अपना C3 के अनुदिश प्रसार कर दें तो 1 1 1 है, आसान है। लेकिन इसको और आसान बना सकते हैं, कैसे, 2 ठो जीरो बना दो, इन्हीं 2 को जीरो बना दो। अगर कोई भी 2 जीरो बन जाएंगे, बचेगा केवल एक, तभी भी हम C3 के अनुदिश से प्रसार करेंगे। लेकिन एक बचेगा तो फायदा ये होगा कि बस इन चारों का गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यही काम हमें करना है। इसमें क्या करते हैं, कैसे भी करके सॉल्व करके किन्हीं 2 को, मान लो इन 2 को जीरो बनाते हैं। कैसे जीरो बनेगा, कोई भी घटा लो, इसको ले जाके इससे घटा दो, इसी को ले जाके इससे भी घटा दो, दोनों को। मतलब हम अगर R2 को R2 माइनस R1 कर दें और R3 को R3 माइनस क्या R2 कर दें, कुछ भी कर लो, आंसर एक ही आने वाला है। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्व होगा इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये है अपना 1/2 2 5 a -6 4 4 1 1 1, ठीक है, बराबर 35 है। हम ये काम कर दिए, समझ में आ रही बात। R2 को R1 में से घटा दिए, 1 - 1 0। R3 को R2 में से घटा दिए, 1 - 1 0। अच्छा, R2 में से घटा दिए, बचेगा केवल 1। तो अब ये जो है, पहले तो ये भगा दो इधर, ये दो उधर भगाओ, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ऐसे ही रह जाएगा। उधर 70 हो गए, क्लियर। नीचे वाला ध्यान दो, R2 के साथ क्या खेला है भाई, ध्यान देना, ये R है, ठीक है। R2 के साथ ये है कि R2 माइनस R1 करना है, मतलब 2 ले जाके घटा देना है। 5 में से 2 गया, 3 आ गया। 4 में से 6 घटेगा, लेकिन माइनस है पहले से ही, तो ये 10 हो जाएगा, है ना। 4 माइनस माइनस प्लस 6, और 1 में से 1 घट गया, 0 हो गया। फिर क्या खेला था कि R3 को ऐसे टेंड कराना है कि R3 माइनस R2 हो जाए। R3 में से R2 को घटाना है, इसको लाके घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा k - 5, यहाँ ये घटेगा हो जाएगा 0, यहाँ भी ये घटेगा हो जाएगा 0। समझ में आई बात। ये हो गया 70 का मान। अब बड़ा सिंपल हो गया फॉर्मूला। अगर हम इस C3 के अनुदिश प्रसार कर दें, C3 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो प्रसार करने पर जिसके अनुदिश करते हैं वो सब एक एक करके गुणा में आते हैं कि नहीं, याद है ना, एक एक करके गुणा में आते हैं। तो जब 0 गुणा में आएगा तो अंदर कुछ भी हो 0 करके खत्म, ये भी 0 जब गुणा में आएगा तो अंदर कुछ भी हो खत्म, बचेगा केवल 1, यही 1 मल्टीप्लाई करेगा। और जब 1 बचेगा तो ये ना तो इधर देखेगा और ना ही इधर देखेगा, जैसा हम बताएं, देखेगा केवल इन चारों को, तो इन चारों को वो देख रहा है ऐसे, क्लियर।
और इसी की वैल्यू है अपना 70। यहां से k का मान निकालना है। आगे सॉल्व करते हैं। एक बात और याद रखना, एक बात और, जो हम पीछे स्टैंडर्ड इक्वेशन बताए थे कि जो 1 है इसके पास प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये कौन बताएगा? बताओ। ये बताएगा इसका स्थान, किस स्थान पे ये बैठा है ना। तो हम लोग पीछे क्या करते थे, -1 की पावर जो इसका स्थान है बाबू, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। अब -1 के पावर 4 1 होता है, तो इसीलिए पॉजिटिव होगा। समझ में? अंदर गुणा कर लो, 3 से 0 का गुणा करो क्या हो जाएगा 0, माइनस k -5 से 10 का गुणा करते हैं, k -5 × 10 = 70। समझ में आई बात? बड़ा आसान है ना, ज्यादा हार्ड नहीं। इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, तो -10k माइनस माइनस +50 बराबर 70। ठीक है, तो अब यहां से k का मान कितना आ जाएगा, k का मान अपना आएगा, देखो ये इधर गया तो यहां हो जाएगा -10k बराबर 70 - 50। ठीक है, तो k की वैल्यू अपनी आएगी -2। क्लियर? -10k = 20, k = -2, तो k का मान -2 आएगा, आंसर हो गया। एक बात और याद रखना, जब वर्ग क्या बोला था, स्क्वायर है ना, ये क्या बोला था भाई कि 35 वर्ग इकाई हो, तो वर्ग इकाई इसका मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों रहता है, तो रहता है, ठीक है, रह सकता है, अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो यही आंसर हो जाएगा। अगर प्लस माइनस रखते हो तब थोड़ी से चेंजेस आएंगे, एक बार ये 70 - 50 होगा और दूसरी बार -70 - 50 होगा, यही होगा ना। यहाँ कितना हो जाएगा -120। क्लियर? या फिर हम लोग अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। तो k का मान 2 आ सकता है, या तो -2 या तो 12, कुछ भी लिख लो आंसर। क्लियर? 2 मान आएंगे, है ना। चलो भाई, तो यही था प्रश्न। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले सारणिक विधि से, तो समझने की बात यह है कि सारणिक विधि से निकालना है कि नहीं निकालना है, क्योंकि 12th में 2 ही बार आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, या तो सदिश के समय, है ना, जब सदिश विश्लेषण आप सभी पढ़ोगे, आगे है वो, ठीक है, या तो इसमें सारणिक में। क्लियर? फटाक से लिख लो। इसके बाद एक प्रश्न और लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और हमें लगता है आप सभी का ये फंसा होगा पक्का। ठीक है, कैसे करना है हम बताते हैं, ये नोट कर लो फटाक से। देखो लिखा है, सिद्ध कीजिए मॉड ऑफ a² AB BC AB -b² BC, यह है AC BC और -c² बराबर लाना है 4a² b² c²। ये प्रश्न है, हमें लगता है ये लगभग बच्चों का फंसा होगा, और नहीं तो बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, एक बार और देख लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाला है 100%। 5 नंबर में दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, वैसे तो ये जनरली आएगा तो 8 अंक का आएगा, ठीक है, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। समझ में ये बात, 8 अंक का प्रश्न आ सकता है ये। क्लियर? तो अब इस पे देखते करना क्या है इसको, ठीक है। तो इसमें बाबू सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात ये जरा सोचो, सोचना ही है बस कि क्या हमें इसका मान 0 लाना है। नहीं, 0 लाना होता तो हम क्या करते, किसी एक पंक्ति या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को पूरा 0 कर देते, तो सारणिक का मान 0 आ जाता है। पढ़ा है ना, जब किसी दो स्तंभ
या दो पंक्ति का मान समान हो तब भी सारणी का मान 0 आता है। और दूसरी बात, किसी एक पंक्ति का भी मान अगर 0 हो या स्तंभ का, तो वो भी का मान कितना आता है? 0 आता है। 0 तो करना नहीं, 0 करना होता तो आसान होता, कैसो करके इधर उधर पलटा पुलटी करके 0 कर दे। इसमें ये लाना है हमको, तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। संभल के कैसे चलेंगे? देखो इस पंक्ति में देखो, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। इस पंक्ति में यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। इसमें यहाँ सी है, सी है, सी है। हमको ए बी सी ही चाहिए ना, तो क्या कॉमन ले ले? तो हम क्या लिखेंगे? R1 R2 R3 से क्रमशः ए कॉमा बी तथा सी उभयनिष्ठ लेने पर, ये चीज लिखेंगे। क्लियर? उभयनिष्ठ लेने पर, तो अगर उभयनिष्ठ लिए, यहाँ से ए हो गया बाहर, यहाँ से बी हो गया बाहर, यहाँ से सी हो गया बाहर, गुणा में ही रहेगा। इधर बचा -a, यहाँ बचा b और यहाँ बचा c। इधर a -b c, इधर क्या बचा भाई? b b c। ठीक है, ये बचा ना b, सॉरी यहाँ a था, ये ac है। क्लियर? तो यहाँ a बचेगा। बातें समझ में आई? अब क्या करेंगे बाबू? अब देखो, अब सिंपल सी बात है, प्रसार करना है हमको। कैसे प्रसार कर सकते हैं? यहाँ ध्यान देना, यदि हम कुछ ऐसा करें, प्रसार ही करना है, किसी एक यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि इसको जोड़ दें, 0 हो जाएगा। इसको भी जोड़ दें, 0 हो जाएगा। इसको जोड़ दें, 2c हो जाएगा। भाई 2 को 0 हो गया कि नहीं हो गया? बस यही तो खेला करना था। 2 0 हो गए, 1 बच गया, इसके अनुदेश प्रसार कर देंगे, क्योंकि छोटा हो जाएगा। छोटा करने के लिए प्रसार तो अभी भी कर सकते हैं, इसी के अनुदेश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा जाएगा, आंसर सेम आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग मतलब हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे ना। 2 0 बनाएंगे। उसके लिए ऐसा काम करते हैं कि R1 को R2 में जोड़ देते हैं। ठीक है, R1 को क्या करते हैं? R2 में जोड़ देते हैं। इससे क्या फायदा होगा? जब -a + a होगा तो ये 0, b - b 0, c में c जुट गया 2c, यहाँ बच गया a - b c, यहाँ बच गया a b c। ये तो छोटा प्रश्न है यार, ये 8 नंबर में कैसे आएगा? चलो ठीक है, तो अब ये दोनों 0 हो गए। हम लिखेंगे क्या? R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, जिसमें 2 अवयव 0 हैं, बस उसी को R1 के अनुदिश प्रसार करने। तो ये तो 0 है, अगर ये चारों का ले भी लेता है, चारों के साथ गुणा भी करता है, तो 0 है, खत्म। ये भी 4 के साथ गुणा करता है, 0 है, क्योंकि गुणा करने पर 0 से सारा मान स्वाहा। बचा 2c केवल, बाहर a b c बचा है, बची रहने दो, ये 2c है। एक बात और, इस 2c के पास क्या आएगा? उसके लिए -1 करते, पहली पंक्ति पर है, तीसरे स्तंभ पर है, मतलब ये काम है 2c के साथ। ठीक है, सारणिक में क्या बचेगा? ठीक इसके ये वाले चारों, ना तो ये दिखेंगे ना ही ये दिखेंगे, ये चारों है ना, मतलब a - b a b। क्लियर? 3 + 1 4, -1 के पावर 4 प्लस हो जाता है, यहाँ 2c बचेगा। ये हो गया a b c, यहाँ बच गया 2c। इसका प्रसार कर सकते हैं, ये हो जाएगा कितना? a b माइनस होता है, ये फिर से एक माइनस है, -ab। ये प्रश्न शायद दोबारा बता रहे हैं क्या? चलो ठीक है, यहाँ हो गया a b c, अंदर a b कितना हो गया? 2ab है ना, ये मल्टीप्लाई होके हो गया 4a² b² c²। ये हो गया आंसर अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको फटक से नोट कर लो। ठीक है, यही था, छोटा सा प्रश्न था, लेकिन था 8 नंबर का। 2 लिख रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों को बनाने हैं, है ना, क्वेश्चन की जगह पे लिख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए ठीक है, लिखा है कि a b c
आगे है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। नेक्स्ट है अपना b प्लस सी, c प्लस ए और क्या है a प्लस बी। क्वेश्चन ये है, आंसर आपको लाना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर ये दोबारा भी बताए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझ लो, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर नहीं बताया तो फिर लिख ही लो, ठीक है। चलो ये प्रश्न है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताओ भाई। ए है, बी है, सी है, ये तो बड़ा आसान है। एक काम कर सकते हैं, अगर ये ए लाके इसमें जोड़ दें, ठीक है, ये बी लाके इसमें जोड़ दें और ये सी लाके इसमें जोड़ दें, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी तीनों में बचेगा। और शायद हमको कुछ ऐसा ही चाहिए, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, है ना। बस काम खत्म, ठीक है। तो इसको कैसे आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो इसे सॉल्व करने का बस वही जो अभी अभी जस्ट बताया तरीका, उसी का यूज करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ला के जोड़ेंगे ना। मतलब कि अगर हम R3 में R1 को जोड़ लेते हैं, ठीक है, R3 में क्या किए, R1 को जोड़ लिए, तो ये बन गया अपना R1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, R2 में भी कोई चेंजेस नहीं है, R3 में चेंजेस है, ये A आके जुड़ रहा है, यहाँ हो गया A प्लस बी प्लस सी, ये B आके जुड़ रहा है, ये भी हो गया A प्लस बी प्लस सी, ये C आके जुड़ता है तो ये भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। बराबर जो भी लाना है उसको बात बाद में करेंगे, LHS से चर्चा करते हैं, ठीक है, क्लियर। एक पंक्ति में यदि अवयव समान हो तो उनको बाहर निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाहर हो गया, अंदर बचा ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, यहाँ 1 1 और 1, है ना। इतनी बातें क्लियर। अभी देखो फिर वही स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। प्रसार तो करना ही है क्योंकि हमको ऐसा चीज लाना है, जीरो लाना होता तो तीनों जीरो बना देते। प्रसार करना है मतलब कि नहीं, दो को जीरो बनाओ, एक अकेला छोड़ दो। हम क्या करते हैं, इन दो को जीरो बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अगर इसको ले जाके इसमें घटा दे, इसको ले जाके इसमें घटा दे, तो सी के साथ अब खेल करेंगे ना, सी के साथ। मान लो कि अगर C1 को घटाना है, C1 को छोड़ दें, जैसा बोलो, अगर C1 को छोड़ देंगे तो ये दोनों जीरो करना हो, 3 1 4 3 3, चलो इसी को छोड़ देते हैं, है ना, इन दोनों को लेते हैं। इन्हीं दो को जीरो बनाना है आपको, जो इसका मन करे। अगर इसे जीरो बनाना है तो C2 लेंगे और C2 को C1 से घटा लेंगे, और दूसरा काम इसको भी तब जीरो बनाना होगा, C3 लेंगे, इसको C2 से घटा लेंगे। ठीक, बातें समझ में आई। अब आगे काम करते हैं, है ना। C1 के साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये अपना रह गया a माइनस बी 1, ठीक है। आगे देखते हैं, C2 के साथ हुआ है छेड़छाड़, ये घटा है किससे भाई, C1 से, तो ये आके इसमें घट जाएगा, या हो जाएगा b माइनस ए, होगा ना। अब ये आके इससे घटेगा, देखना अलग से बनाते हैं, b माइनस सी था, इधर आके माइनस ए प्लस बी हो गया, ऐसा होगा ना। अगर घटेगा तो यही होगा, ठीक है। इससे तो कुछ फायदा हुआ नहीं है ना, इसे तो कुछ घटा ही नहीं, कुछ कटना चाहिए था यहाँ पे। अगर हम इससे घटा दें तो c माइनस ए प्लस बी नहीं घटेगा, b माइनस सी माइनस ए प्लस बी, चलो नहीं घटेगा तो क्या कर सकते हैं, इसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा इसको।
मतलब b माइनस सी से ये लाके घट रहे हैं, ठीक। तो b टू बी हो जाएगा माइनस सी माइनस ए, क्लियर। और ये 1 में से 1 घट गया, ये तो 0 हो गया, है ना। अगला कंसेप्ट देखते हैं, C3 को C2 में से घटा रहे हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा b माइनस सी, नीचे देखो c माइनस ए में से b प्लस ए कर, यही करना है ना। देखो ये जाएगा इधर घटने के लिए, तो जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में बन जाएगा। c और c जुट के कितना हो जाएगा 2c, है ना, माइनस ए माइनस बी, और ये तो 0 हो गया। इतनी बातें समझ में आई। अभी देखो प्रसार कर सकते हैं हम, इसके हम दिस करेंगे जिसमें 2 0 है, केवल एक बचा है। तो R3 के अनुदिश प्रसार करने, ठीक है। बाहर तो जो बचा है ऐसे ही रहेगा। अंदर की बात करें तो R3 में केवल ये अकेला 1 है, ये दोनों तो 0 कर लेंगे, ये 1 ही जो है आपस में क्या करेगा, तो 1 कौन से स्थान पे, ये भी तो चेक करना है। पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति, मतलब 3 + 1 हो गया 4, यहाँ 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में अपना ये चारों है ना, ये चारों, क्योंकि ये इसको नहीं देखेगा और इसको नहीं देखेगा। तो b माइनस ए बी माइनस सी, 2b माइनस सी माइनस ए, 2c माइनस ए माइनस बी, ठीक। अभी आगे चलते हैं। तो ये तो प्लस हो गया, बाहर a प्लस बी प्लस सी बचा, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचेगा उसको लिख लेंगे। यहाँ b माइनस ए से 2c माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा, और माइनस करके ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2b माइनस सी माइनस ए से b माइनस सी मल्टीप्लाई। क्लियर है इतनी बातें। बस देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, हो गया। अब इसको गुणा करके सॉल्व करते हैं ना, हमको क्या लाना है, दिमाग में ये रहना चाहिए, हमको ये लाना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। a प्लस बी प्लस सी बाहर है, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, 2bc माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, हो गया, b से मल्टीप्लाई। अब a से करते हैं, माइनस 2ac माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी। इतना क्लियर। आगे देखो इसके साथ माइनस बी है साथ में, माइनस को साथ लेके चलेंगे, माइनस 2b इंटू बी कितना हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2b इंटू माइनस सी प्लस 2bc, ये हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, अंदर जाएगा, प्लस सी इंटू बी कितना हो जाएगा, प्लस बी सी, प्लस सी इंटू माइनस सी स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखो, बस ये भी खत्म। ये माइनस जब इसके पास आएगा तो प्लस बना देगा, ए प्लस, तो प्लस ए इंटू प्लस बी ए बी, प्लस ए इंटू माइनस सी माइनस ए सी। इतना बन गया। जो कटता है काट लो, जो जुड़ता है जोड़ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइनस ए बी से प्लस ए बी गया, और कुछ कटेगा देख लो, माइनस ए बी से प्लस ए बी गया ना, यहाँ प्लस ए बी है अभी। अब यहाँ देखो 2bc प्लस 2bc 4bc, ए बी, और कहीं ए बी है नहीं है, अच्छा bc bc और bc 5bc हो गया। मतलब हम कुल मिला के इसको चेक करते हैं, तो यहाँ बचा है b स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है कि नहीं है, सब आपस में है ना। तो ये जब आप लोग लिखोगे तो ये ऐसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और जब आगे देखोगे तो ये घट बढ़ के, है ना, आपको दिखेगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर। तो जब ये चीज मिल गया, दिख रहा है ना, लास्ट ही था, इसके बाद और कुछ है नहीं। इससे जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो यही मिलने वाला है, ये है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab 3abc, उसका फॉर्मूला यही होता है।
याद रखना है, इसका फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? तो बन गया, समझ में आई बात? तो बस इतना ही काम करना था, ये फॉर्मूला बनाना है, इसको डायरेक्ट इसके इक्वल कर देना है क्योंकि ये फॉर्मूला ही है ना। चलो भाई, तो ये हो गए प्रश्न। ठीक है, तो इतने थे आपके जब सारणी के सिंपल जब प्रतिस्थापन करके प्रश्न पूछे। ठीक है, अब इसमें एक और टॉपिक आ जाता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है आव्यूह का व्युत्क्रम सारणिक विधि से, है ना, या फिर रैखिक समीकरण का निकाय का हल। ये दो चीजें हैं, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। क्लियर? तो एक हम निकाल के सिखा रहे हैं आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालना है ना? चलो, तो ये फटाक से नोट कर लो, इसी टाइप के ही प्रश्न आपको सारणिक में मिलने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा, जितना अधिक से अधिक हो सके इस टाइप का खेल आप लोग करना सीखो। ठीक है, जरूरी है, तभी जो है आंसर आएगा, है ना। चलो फिर अब हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वो टॉपिक है आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम दो तरीके से निकाला जा सकता है, बिना सारणी का यूज किए या दूसरा सारणी का यूज करके, मतलब फंक्शन का कंजुगेट निकाल के, सी आई जे निकाल के, है ना। तो हम आज सिखाएंगे आप सभी को सी आई जे निकालना। क्लियर? कि कैसे सी आई जे निकालेंगे, सहखंड जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, कंजुगेट सहखंड निकालेंगे और फिर उसका इनवर्स बनाएंगे। तो देखो, किसी भी आव्यूह के इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, ये सारणिक हो गया, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है यही जानेंगे, क्योंकि इनवर्स निकालना है तो ये जानना पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात, जब भी इनवर्स निकालेंगे तो ये मॉड ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर किसी आव्यूह का आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि मॉड ए 0 के बराबर है कि नहीं। अगर कहीं भी अगर उसका सारणिक निकालने पर 0 हो जाता है तो उस सारणिक का इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो कभी कभी आपको प्रश्न में ये भी पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते, या फिर ज्ञात करने के लिए कहेगा, गलत गलत ऑप्शन दे देगा। समझे बात को? तो वही बात पकड़ना है। हम कहाँ से पकड़ेंगे? इस मॉड से। अगर मॉड ए करेंगे 0 नहीं आया तो सारणी का व्युत्क्रम निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो वहीं पर छोड़ देंगे, आंसर नहीं निकालेंगे। क्लियर है? ये बात याद रखनी है आपको। चलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं ना। जैसे ये तो जस्ट एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो एज अ फॉर्मूला अगर एडजॉइंट ऑफ ए भी आपको जानना है तो ये भी जान लो। इसको ऐसे लिखते हैं सी आई जे, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए को कंजुगेट ऑफ आई जे लिख सकते हैं। क्लियर? तो कंजुगेट ऑफ आई जे निकालते कैसे, ये जानो। कंजुगेट ऑफ आई जे निकालते कैसे एडजॉइंट, इसके लिए सबसे पहले काम करो -1 के पावर आई प्लस जे। एकदम सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं, सबके साथ अप्लाई होगा। -1 के पावर आई प्लस जे, जिस पे हो उसको छोड़ के आगे का जो सारणिक है उसको इसमें लिखना है। मतलब जैसे देखो, समझ नहीं पाए, यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखे, A11 होता है ना, A11, यहाँ क्या होता है A12, यहाँ A13, A121, 22, 23, 31, 32, 33 होता है कि नहीं होता। तो अगर हमें A11 का कंजुगेट निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे C11। ठीक है, तो जो अगर हमें C11 निकालना है तो यहाँ पे 1 + 1 रहेगा और साथ ही साथ इसका उपसारणिक रहेगा। क्या बोलेंगे इसको? उपसारणिक। मतलब A11 का उपसारणिक। अगर इतना काम करते हैं तब जाके हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। क्लियर? तो एक तरह से ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। मतलब अगर यहाँ आई और जे लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आई प्लस जे, और यहाँ क्या हो जाएगा ए आई जे का उपसारणिक होना चाहिए। इतना करने के बाद हमें सी आई जे मिलेगा। क्लियर? दो प्रश्न लिख रहे हैं, फटाफट दोनों को बनाना है। एक 2x2 मैट्रिक्स का होगा,
2 क्रॉस 2 तो सिंपल होता है, ए बराबर 1 2 2 -1 का ए इनवर्स। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं, आव्यूह 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 का ए इनवर्स। ये दो प्रश्न है बाबू, आपको दो चीजें याद रखनी है। इनवर्स निकालना है तो पहले मॉड ए चेक करो कि 0 के बराबर है कि नहीं। 0 के बराबर होता है तो किसी का इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, और अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में देखेंगे। क्लियर, किसके बारे में चर्चा करेंगे, इस एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में, है ना। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे निकलेगा और मॉड ए तो जानते ही हो कैसे निकलेगा। अब चलो इस पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया है कहीं भी, 2 क्रॉस 2 का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो सिंपल है, ए बराबर है अपने पास 1 2 2 -1। ठीक है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन मॉड ए करना पड़ेगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना पड़ेगा, जो पहले लिखे हैं। अब इसमें एक एक करके दोनों निकालते हैं। पहले मॉड ए चेक करते हैं क्या ये 0 के बराबर तो नहीं है, हो गया तो नहीं निकालेंगे। मॉड ए करने के लिए इसको मॉड में बना दो, बन गया, प्रसार कर दो। 1 1 जा -1, 2 2 जा -4, कितना आ गया -5, 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए एक एक करके C11 कितने अवयव है, देखो A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। तो हम क्या करेंगे, C11 C12 C21 और C22 निकालेंगे, तभी जाके इनवर्स आएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। A11 की जगह हम C11 निकालेंगे ना, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, -1 के पावर जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे, और इसी का उपसारणिक। इसका उपसारणिक बताओ कौन होगा, ठीक इसके सामने वाला, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है तो यहाँ -1 हो जाएगा डायरेक्ट। कितना आएगा बाबू, ये तो प्लस हो गया -1, C11 कितना आ गया -1। एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दुनिया का कोई भी अवयव इससे सॉल्व हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। यहां भी -1 के पावर 1 + 2, आंख बंद करके इतना लिख दो, और फिर चेक करो कि इस A12 का उपसारणिक कौन है, ठीक इसके सामने वाला, ये 2 कितना हो गया, C12 में निकल गया। तीसरी चर्चा करते हैं। अरे यार 1 + 2 कितना होता है 3, और -1 के पावर 3 करेंगे माइनस लगेगा। क्लियर, अब -1 के पावर 2 + 1 करते हैं और चेक करते हैं कि A21 का उपसारणिक कौन है, ठीक इसके सामने वाला 2, तो यहां हो जाएगा 2, ये भी आ गया -2। 2 की बात करते हैं, -1 के पावर 2 + 2, 2 का सारणिक इसके सामने वाला 1। अब 2 + 2 4 हो गया, तो ये पॉजिटिव 1 हो गया। देखो हमको सारी चीजें मिल गई है, बस उठा के रखना है। देख रहे हैं, हर चीज आपको हमको मिल चुका है। मॉड ए भी मिल गया -5, और सी का एडजॉइंट ऑफ ए भी मिल गया। कैसे सजा के रखना है आपको पता ही है, कैसे सजा के रखना है, C11 C12 C21 C22, बस आंसर है ना। चलो तो अब ए इनवर्स निकालने की बारी। बड़ा आसान है ना प्रश्न, ज्यादा हार्ड नहीं है। 3 क्रॉस 3 में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन हार्ड नहीं होता। अगर स्टेप वाइज चलोगे तो हार्ड नहीं होता। अब ए इनवर्स की बारी है, तो 1 अपॉन मॉड ए कितना है -5, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए आव्यूह में लिखेंगे इसको। ठीक है, किस में लिखेंगे हम लोग, आव्यूह में। यहां कौन रहता है, A11 नहीं C11, वो है अपना -1, C12 -2, C21 -2 और C22 1। ये हो गया इनवर्स आंसर। तो यही इनवर्स आप लोग आव्यूह में आव्यूह विधि से निकालना सीखे होगे, और यही इनवर्स इसमें हम लोग सारणिक विधि से निकालना सीख लिए।
इसमें एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के आइडेंटिटी को इक्वल करना पड़ता है, याद है ना? तो वही काम इसमें करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? अब देखो ये 3x3 का है, ये आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है, ठीक है? उसी तरह Cij C11 C21 22 ऐसे करके निकालना है ना? और इसका आंसर बताना है हमको। क्लियर? ये आपको होमवर्क में रहेगा। बस इसका आव्यूह का इन्वर्स निकालोगे, उसके बाद सारणिक में कुछ नहीं बचता बताने वाला, है ना? सारणिक में फिर कुछ नहीं बचता बताने वाला, केवल इसी का इन्वर्स बचता है, ठीक है? तो ये आप लोग सभी निकाल लेना, है ना? तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी को थैंक यू।